नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। इंटरनेट की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुकी याहू अब बिकने जा रही है। दरअसल यूएस की टेलीकॉम कंपनी वेराइजन कम्युनिकेशंस ने इंटरनेट कंपनी याहू को खरीदने का ऐलान कर दिया है। ये डील $483 करोड़ यानी करीब 32,361 करोड़ रुपए में हुई है। वेराइजन ने याहू के सर्च और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस को खरीदा है। याहू की सीईओ मरीसा मेयर ने कहा कि आज का दिन याहू के लिए बड़ा दिन है, खासकर उनके लिए, और वो याहू में बनी रहेंगी। वो याहू से प्यार करती हैं। एक वक्त था जब याहू मेल को देखे बिना आपका दिन अधूरा सा होता था। एक समय था जब याहू मैसेंजर हर युवा के दिल पर राज करता था। जब आपने और हमने इंटरनेट के बारे में जाना तो सबसे पहला नाम याहू का ही सामने आया। आज वही याहू इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। याहू जल्द ही वेराइजन की होने वाली है। यूएस की टेलीकॉम कंपनी वेराइजन $483 करोड़ यानी करीब 32,361 करोड़ रुपए में याहू का सर्च और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस खरीदेगी। यह डील 2017 की पहली तिमाही में पूरी होगी। इस सौदे के तहत वेराइजन की याहू की एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी टूल के साथ सर्च, मेल और मैसेंजर तक पहुंच हो जाएगी। इस डील के बाद याहू का नाम भी बदल सकता है। गूगल और फेसबुक को टक्कर देने के लिए वेराइजन याहू को AOL के साथ मर्ज कर सकती है। वेराइजन ने पिछले साल AOL को खरीदा था। याहू के साथ डील में अलीबाबा के शेयर्स और कैश शामिल नहीं है। याहू जापान के शेयर भी इस डील का हिस्सा नहीं है। याहू की नॉन कोर पेटेंट भी इस डील में शामिल नहीं है। याहू की कन्वर्टेबल नोट्स भी डील का हिस्सा नहीं है। अब याहू की महज 15% हिस्सेदारी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और 35.5% हिस्सेदारी याहू जापान कॉर्पोरेशन में बची है। यानी 2017 में याहू बीते जमाने की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, मेरे सहयोगी दिनेश से अब बात करते हैं। दिनेश, एक टाइम पे याहू की बादशाहत हुआ करती थी इंटरनेट स्पेस में, अब बीते दिनों की बात हो जाएगा याहू। जी बिल्कुल शिल्पा, करीब 20 साल पुरानी एक कंपनी है और काफ़ी समय से एक कंपनी काफ़ी जूझ रही थी अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि 2000 में इसकी वैल्यूएशन हुई थी $100 बिलियन, और 2008 में जहां माइक्रोसॉफ्ट इसे करीब $40 बिलियन में ख़रीदना चाहता था, लेकिन वहां भी ये डील हो नहीं पाई। लेकिन फाइनली आज इसकी डील हुई है $4.8 बिलियन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेराइजन एक टेलीकॉम कंपनी, काफ़ी यूएस की काफ़ी बड़ी कंपनी है, और लेकिन तब भी ये काफ़ी कुछ अभी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, और इसीलिए इस कंपनी ने अभी याहू को खरीदा है, जिससे कि ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में, जहां सिर्फ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ही कंपनीज हैं, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं जो अभी बड़े प्लेयर्स मानी जाती हैं, तो वहां पर उस स्पेक्ट्रम में ये अपनी इमेज और अपना मुनाफा बनाना चाहती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब ये देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी याहू को खरीदने के बाद वेराइजन मुनाफा कमा पाती है। वाकई दिनेश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो आखिरकार क्यों बिकी याहू, इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जो कि हम आपको बताते हैं कि आखिरकार एक टाइम पे जब इंटरनेट स्पेस पे बादशाहत याहू की थी, तो आखिरकार इस कगार पर वो क्यों पहुंचा। तो इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, जो उसके बाद अब इतने पॉपुलर साइट से उसे कड़ी टक्कर मिल रही थी याहू को। इंटरनेट की प्रतिस्पर्धा में याहू काफी टाइम से पिछड़ गई। पिछले दशक में एड रेवेन्यू का उसे काफी नुकसान हुआ, ये एक बड़ी वजह है। इंटरनेट सर्च ट्रैफिक याहू के हाथ से भी फिसल गया। साथ ही याहू के रेवेन्यू में लगातार गिरावट आ रही थी। एक लॉस दर्ज किया जा रहा था। पिछले साल कंपनी को $440 करोड़ का नुकसान भी हुआ। साथ ही परफॉर्मेंस सुधारने का शेयर होल्डर्स का दबाव लगातार कंपनी पर बनता ही जा रहा था। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसको माना जा रहा है याहू के बिकने के पीछे। याहू का सफर अब तक का हम आपको बताते हैं। जनवरी 1994 में याहू की शुरुआत हुई थी। आप में से कई लोग उस समय जो इंटरनेट सेवी होने की शुरुआत में थे, उन्होंने याहू को काफी यूज किया है। 2 छात्रों जेरी यांग और साथ ही डेविड फिलो ने कंपनी बनाई। वेब पोर्टल और सर्च इंजन के लिए याहू की एक अलग ही पहचान बन गई थी। 1990 के दशक में याहू का तेज ग्रोथ हुआ। हर किसी के याहू में अकाउंट्स हुआ करते थे, उसको ब्राउज किया जाता था। फिर 1998 में याहू इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय साइट भी बन गई थी। और जब भी सबसे पहले इंटरनेट यूज करते थे, सबसे पहले याहू का नाम ही डाला जाता था। 3 जनवरी 2000 को याहू के शेयर
ने 118.75 डॉलर पर वो पहुंच गया था। ये इस शेयर की प्राइस पहुंच गई थी एक टाइम पर। .com बबल के बाद शेयर लुढ़क कर 8.11 डॉलर पर आ गया था। इतना ज्यादा ये इसका ग्राफ नीचे पहुंचा जब .com बबल दर्ज किया गया। .com बबल से पहले वैल्यूएशन थी 10,000 करोड़ डॉलर। ये .com बबल के पहले की बात कर रहे थे जब इंटरनेट स्पेस और ज्यादा वाइड होता जा रहा था और इससे पहले काफी अच्छी वैल्यूएशन दर्ज की गई थी कंपनी की। तो याहू का पहले का अब तक का सफर हम आपको बता रहे हैं। याहू 20 से ज्यादा भाषाओं में सर्विस देती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप याहू को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट था। साथ ही जीमेल की सर्विस शुरू होने के बाद यहां पर दिक्कतें शुरू हो गई। ना सिर्फ याहू बल्कि जीमेल की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ा, उसके फीचर्स लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने शुरू हुए। तो यही वजह थी कि याहू अब बिकने जा रहा है और इस पर करार भी पूरा हो गया है। इस पर इस वक्त हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी, उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर चंद्रशेखर नैस्कॉम प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ मोहन दस्पाई चेयरपर्सन मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन भी है। चंद्रशेखर जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से आप इस डील को देख रहे हैं। जाहिर तौर पर दोनों कंपनी के लिए फायदेमंद भी है क्योंकि गूगल से याहू मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ये एक सही कदम मानते हैं आप? याहू गूगल के मुकाबला में नहीं टिक पा रहे थे और एज अ सर्च इंजन वो काफी उनका मार्केट शेयर बहुत किया था। दूसरी बात यह है कि वेराइजन एक टेलीकॉम प्लेयर है जो उनको ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग में और एक मोबाइल मीडिया कंपनी के रूप में अब चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए ये एक्विजिशन दोनों के लिए एक तरह से एक कन्वीनियंट मैरिज कहा जा सकता है। तो कन्वीनियंट माइलेज मानते हैं आप सर। मोहनदास जी, आपसे जानना चाहेंगे इस डील को आप कैसे देखेंगे? सर्च इंजन का मार्केट काफी याहू का गिर रहा था और जैसे कंपटीशन आगे आगे बढ़ता गया, ये डील एक माइलस्टोन की तरह आप भी मानते हैं? मैं समझता हूँ कि वेराइजन के लिए बहुत अच्छा डील है, लेकिन अगर वेराइजन फेसबुक और गूगल के साथ कॉम्पीट करेगा ये तो देखना पड़ेगा। वेराइजन के लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज, कंटेंट और वो रीच जो था याहू में वो लेकर बिजनेस डालने के लिए उनको वैल्यू एडेड सर्विस में जाने के लिए बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। और 5 बिलियन तो एक चीप वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर उनको ऐसा लार्ज ऑडियंस उनको ही करना पड़ेगा तो बहुत मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे टॉपिक पे। बढ़ते आप दूसरी खबर की ओर बात करते हैं। शेयर मार्केट्स के आज के कारोबार में बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और बाजार 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 22 जुलाई 2015 के बाद पहली बार निफ्टी 8,600 के पार बंद हुआ। वहीं 14 अगस्त 2015 के बाद सेंसेक्स ने 28,000 के पार क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 292 अंक, निफ्टी 94 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में तेल, गैस, बैंक, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। साथ ही आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। 86-35 के लेवल पे क्लोजिंग की है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई, आज बहुत शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है और कल भी अगर ऐसी रफ्तार रही तो ये लेवल्स और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि इस समय शॉर्ट ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। मार्केट्स पे एक्सपायरी बेहद करीब है। BHEL, बैंक ऑफ बड़ौदा, मारुति सुजुकी, SBI, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर खरीदारी हुई। लेकिन आज PSU बैंकिंग जो था वहां पर आउट परफॉर्मेंस थी। PNB, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सभी स्टॉक्स दोपहर बाद से ही काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आने शुरू हो गए और इनमें खरीदारी एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। सेक्टर स्पेसिफिक तेल गैस शेयर सुबह से फोकस में थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसके अलावा MRPL, चेन्नई पेट्रो, केन इंडिया, इन सभी स्टॉक्स पे आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिला। साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग प्ले हुआ आज पेपर शेयर्स पे खरीदारी थी और कई स्टॉक्स तो ऊपर फ्रीज पे चढ़ते हुए नजर आए। CCI पेपर, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, JK पेपर, इन सभी स्टॉक्स पे पॉजिटिव रिटर्न मिले। स्ट्रांग कमाई इस सेक्टर पे भी होती हुई नजर आई। इसके अलावा केमिकल शेयर्स तो पिछले कुछ दिनों में लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज बारी थी GHCL, सुदर्शन केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन। तो आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। नतीजों का इंपैक्ट था और कई स्टॉक नतीजों के बाद चले जिसमें GHCL शामिल था। अच्छी कमाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा नेल्को, नवीन फ्लोरिन, कल्याणी स्टील्स, लेटर हाफ में हिताची होम जैसे स्ट्रक्चर्स होते हुए नजर आए। तो ब्रॉड बेस्ड खरीदारी है और FIs मेजर ट्रिगर है। FI से खरीदारी जो कैश मार्केट पे हो रही है उसकी वजह से इसमें लिक्विडिटी बहुत है। पर्याप्त लिक्विडिटी के चलते मार्केट्स नए लेवल्स छू रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट कैसी रही रजत? बहुत शुक्रिया बताने के लिए आपका।
आखिरकार बाजार में तेजी की वजह क्या रही है? 52 हफ्तों की ऊंचाई जो बाजार ने छुई है उसके पीछे कुछ 10 वजह बताई जा रही है। विदेशी बाजारों से बेहतर संकेत उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही यूएस यूरोजोन के बेहतर पीएमआई आंकड़े भी इसकी वजह बताई जा रही है। साथ ही अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड दरें घटा सकता है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर बाजार को इफेक्ट कर रहा है। शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान से राहत पैकेज भी मिलने की उम्मीद है, इसको भी फैक्टर इन कर रहा है बाजार। जीएसटी बिल पारित होने की उम्मीद एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त बाजार देख रहा है, इस पर नजर है सभी लोगों की। मॉनसून के अब तक आंकड़े बेहतर है, मॉनसून के लिहाज से उस जगह से भी काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। साथ ही पहली तिमाही में अब तक जो नतीजे आए हैं वो कह सकते हैं कुल मिलाकर बेहतर ही रहे हैं। साथ ही सरकारी बैंकों से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिससे बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। 13 कंपनियों के मर्जर की खबर से तेल और गैस शेयर दौड़े हैं, आज उनमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। और साथ ही कच्चा तेल 2 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंचा है। तो ये 10 वजह रही है बाजार की तेजी की। बाजार के जानकर इस मूवमेंट पर क्या कहते हैं और आगे क्या किया जाना चाहिए, आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल से हम एक लेट बुल मार्केट रैली के सॉर्ट ऑफ साइकिल में है, एटलीस्ट ग्लोबली अगर आप देखें, बिकॉज वैल्यूएशंस ग्लोबली बहुत अच्छी नहीं है, बट इतनी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में। और ब्रेग्जिट जो कि एक नेगेटिव इवेंट रहा, उसके बाद भी मार्केट्स ऊपर चली गई, बिकॉज सब लोग यही सोचने लगे कि सेंट्रल बैंक्स हैं और सपोर्ट करेंगे, और वही हो रहा है अभी। पर कितने दिन तक ऐसे चल सकता है? सेंट्रल बैंक्स कितने देर तक लिक्विडिटी सपोर्ट कर सकते हैं? एंड एट दीज वैल्यूएशंस रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेवरेबल होता जा रहा है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी केवाईसी नियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में ढील बरतने के लिए लगाई गई है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर पिछले साल उजागर हुए 6100 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में यह पेनल्टी लगाई गई है। आरबीआई के मुताबिक अक्टूबर में 2015 में कुछ बैंकों में एडवांस इंपोर्ट रेमिटेंस में अनियमितताएं पाई गई हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद बैंक ने आरबीआई को पूरी जानकारी सौंपी थी। बात कर लेते हैं अब जीएसटी बिल की, जिस पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की कल एक बैठक होगी। बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स रेट और छोटे व्यापारियों के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। राज्यों ने केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी यानी NIPFP द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर चिंता जताई है। सुब्रमण्यन पैनल ने जीएसटी रेट 18% के नीचे रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि NIPFP ने जीएसटी रेट 26% के ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया है। अब कल होने वाली बैठक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन संभावित रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर प्रेजेंटेशन देंगे। जून में कोलकाता में हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्यों ने कहा था कि कम जीएसटी रेट से उन्हें नुकसान होगा। कल हम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनसे भी बैठ कर रहे हैं। हम एक सर्वसम्मति बना रहे हैं कि जब जीएसटी पास करने के लिए बहुत से मुख्यमंत्री, राज्यों के बहुत से मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के तो कह ही रहे हैं, जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं वो भी कह रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वो भी कह रहे हैं जीएसटी जितना जल्दी पास होगा देश हित में होगा। तो हम ये सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मानसून सत्र में जीएसटी बिल को पास कराएं। आज टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर चर्चा हुई। टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप डेटा सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप कम करने के लिए 48,000 टावर लगाए। पिछले 45 दिन के अंदर नए टावर लगाए गए हैं। कंपनियों को 100 दिन के अंदर 60,000 टावर लगाने का लक्ष्य दिया गया था। बैठक के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि कंपनियों ने कॉल ड्रॉप खत्म करने का भरोसा दिया है। मॉनिटरिंग के आधार पर भी यदि कहें तो पहले से सुधार उसमें हुआ है, लेकिन ये सुधार सामान्य उपभोक्ता महसूस करे, ये सरकार की मंशा है और उस दिशा में सरकार भी काम करे। उनको भी कहा गया है कि इस दिशा में वो काम करें। केवल कॉल ड्रॉप से ही मतलब नहीं, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉल के क्षेत्र में भी और डेटा के क्षेत्र में भी। ये केवल कॉल तक नहीं, डेटा के क्षेत्र में अभी हम उस जगह नहीं पहुंच सके हैं जहां हमें होना चाहिए।
टेलीकॉम कमीशन ने सभी ऑपरेटर्स के लिए कम से कम 3% सालाना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की सिफारिश की है। यह यूसेज चार्ज आगामी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर लागू होगा। इसके अलावा 3% स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज मौजूदा स्पेक्ट्रम पर भी लागू होगा। टेलीकॉम कमीशन की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इस सिफारिश से रिलायंस जियो को झटका लग सकता है, क्योंकि कंपनी फिलहाल 1% स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज ही देती है। आरजीओ को 2010 में 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला था। आरजीओ ने ट्राई की यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की सिफारिश का भी विरोध किया था। खबर विजय माल्या से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या से 4 हफ्ते के अंदर इस बात का जवाब देने को कहा कि उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों न चलाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके माल्या के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि विजय माल्या ने अपने सभी एसेट्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसमें माल्या को डीआईजीओ से मिले $4.5 करोड़ यानी करीब 300 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। रोहतगी ने कहा कि 2,500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से पता चला है जिसे अवमानना होती है। रोहतगी ने कहा कि माल्या की पब्लिक मनी के इस्तेमाल को लेकर जिम्मेदारी बनती है। साथ ही रोहतगी ने कहा कि माल्या ने कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। अटॉर्नी जनरल की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को ये नोटिस जारी कर दिया। खबर NSCL घोटाले से जुड़ी हुई, जिसकी जांच कर रही ईडी NSCL के प्रमोटर्स और डिफॉल्टर्स की करीब 1,400 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ऐसी संपत्तियों को जब्त करेगी जिसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जब्त न किया हो। ईडी ने इस मामले में FTIL के फाउंडर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है, जबकि EOW ने हाल ही में FTIL के कुल 7,063 करोड़ रुपए वैल्यू की 831 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। इससे पहले भी EOW ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर्स और NSCL के अधिकारियों की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में NSCL के अधिकारियों और डिफॉल्टर्स पर 3,721 रुपए के प्रॉपर्टीज के हेरफेर का आरोप लगाया है। FTIL के फाउंडर जिग्नेश शाह ईडी के कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त तक जेल में हैं, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी NSCL केस में जब्त FTIL की संपत्तियों पर स्टे लगाने से इंकार किया है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए LED बल्ब क्या बांटने शुरू किए। फर्जीवाड़ा करने वालों ने यहां पर भी सेंध लगा दी। ऐसी 2 फर्जी वेबसाइट्स का पता चला है जो 10 रुपए में 9 वॉट के LED बल्ब बेच रही थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने उपभोक्ताओं को सावधान किया है कि ये वेबसाइट सरकार की उजाला स्कीम से संबंध नहीं रखती हैं और उपभोक्ताओं को इनसे सावधान रहना चाहिए। इन वेबसाइट्स ने LED बल्ब बेचने के लिए प्रधानमंत्री की फोटो का भी इस्तेमाल किया। अब EESL इन वेबसाइट्स के खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही है और ऊर्जा मंत्रालय ने साफ किया कि PMO का इन फर्जी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताएं, सरकार उजाला स्कीम के तहत सस्ते में LED बल्ब बेच रही है। EESL ने उपभोक्ताओं से कहा कि वो निर्धारित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ही LED बल्ब खरीदें। सर्ज प्राइसिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर ओला को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ओला उबर दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए रेट से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकते। वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार किसी भी हालत में सर्ज प्राइसिंग के जरिए टैक्सी इस्तेमाल करने वाले लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देगी। गडकरी ने कहा कि टैक्सी के मैक्सिमम फेयर पर कैप लगना चाहिए। साथ ही उनके मुताबिक सरकार ने टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स और रेडियो टैक्सी की दिक्कतों पर एक कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत अलग अलग तरह के परमिट के मुद्दों की समीक्षा भी कर रही है और इस बारे में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी की जाएगी।